एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो परसेंटेज। आप मैं जो बेसिक पढ़ाऊंगा या जो चीजें पढ़ाऊंगा या इस चैप्टर को मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा, आप इसका कंपैरिजन दूसरे किसी भी एजुकेटर से करना। आप देखेंगे जिन 300 सवालों 3 सवालों को 300 बनाया जाता है ना, किस तरह से बनाते हैं। 3 सवालों को 300 सवाल किस तरह से बनाते हैं, ये चीज भी दिखाऊंगा। मैं पहले बेसिक बताऊंगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। बेसिक बताने के बाद मैं सक्सेसिव कंसेप्ट भी बताऊंगा। आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा, कंसेप्ट पढ़ा होगा। सक्सेसिव कंसेप्ट काफी चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, आप रटते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, टीचर लगाता है तब पता लगता है कि भाई इस सवाल में सक्सेसिव कंसेप्ट यूज होगा। लेकिन आप आपको रैंडम कोई सवाल दे दिया जाए तो आप क्या करते हैं, आप सक्सेसिव कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो मैं सक्सेसिव कंसेप्ट का मतलब भी बताऊंगा, परसेंटेज का मतलब भी बताऊंगा, फ्रैक्शन का मतलब भी। और जैसे कि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स की कमजोरी, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स की कमजोरी, इसी तरह से मैं छोटी छोटी बेसिक बातें आपको सिखाने के बाद बताऊंगा कि आप सवाल को किस तरह से कमजोर बना सकते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या है। आपको यह सोचना है, गिवन और फाइंड आउट। और उसके साथ आपका बेसिक अगर ठीक हो ना, तो आप सवाल को उड़ा सकते हैं। आप सवाल को छोटे से छोटे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ा बेसिक भी नहीं है परसेंटेज का, बट मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको आराम से समझ नहीं होंगी, और ये चीजें काफी चैप्टर में फायदेमंद होंगी आपके लिए। और आपका दिमाग खुलता खुलेगा, और जब आपका दिमाग खुलेगा ना, तो आपको चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। आप देखना कि किस तरह से 3 सवालों को 300 बना रखा है, मैं दिखाऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा, कुछ सवाल है। जब दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी क्लास आएगी ना, तो जो सवाल आपको अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं ना, जो सवाल अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं, इवन आप किरण की बुक भी उठा लीजिए, उसमें जो सवाल आते हैं ना, अलग अलग सवाल, जैसे क्या आता है कि चीनी की कीमत में इतने प्रतिशत वृद्धि हुई, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, जो आपका एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट रहे। या कह दे कि रेक्टेंगल की लेंथ है ना इतनी बढ़ा दी जाती है, ब्रेथ को कितने परसेंट कम किया जाए कि भाई उसका जो एरिया है ना वो अनअल्टर्ड रहे, मतलब उसमें एरिया क्या रहे, कांस्टेंट रहे। या ये बोल देगा कि एरिया 10% बढ़ा दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि भाई इतनी कीमत बढ़ा दी चिन्नी की इतनी कीमत बढ़ा दी, और भाई ये आपका जो एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, तो भाई कंजप्शन को कितना कम करें। और भाई आपसे ये भी कह दिया जाए कि इनकम इतनी बढ़ गई, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, सेविंग को कितना कम किया जाए। तो ये सारे चीजें ना, ये जितने भी सवाल है ना, लगभग लगभग सवाल सेम से सवाल है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं। आपको बस कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या होता है। मैं आपको सक्सेसिव का कंसेप्ट भी बताऊंगा, आपको आराम से सुनना है, समझना है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि परसेंटेज होती क्या है। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि परसेंटेज होती क्या है। तो परसेंटेज का मीनिंग बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा मैं, कि जो मैथ्स है ना, वो उसमें अजम्पशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अजम्पशन, ठीक है, मैथ में अजम्पशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अजम्पशंस का मतलब जो धारणाएं होती है, जो चीजें मानते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे कैसे कि इनका इंपॉर्टेंट रोल कैसे है, जैसे आपके पास टोटल क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी से क्या मतलब है सर? टोटल क्वांटिटी से मतलब है कि जैसे आप मान लो आपकी जेब में 12 टॉफी डली हुई है। ठीक है, आपकी जेब में, ए आदमी की जेब में 12 टॉफी है, और बी आदमी की जेब में मान लो 8 टॉफी है, सी आदमी की जेब में कितनी टॉफी है, 6 टॉफी है। ठीक है, ए की जेब में 12 टॉफी है, बी की जेब में 8 टॉफी है, सी की जेब में 6 टॉफी है। तो ए के लिए, ए के पास टोटल कितनी टॉफी है, 12। तो ए के लिए टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 12। बी की जेब में कितनी टॉफी टोटल, 8। तो बी के लिए टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 8। सी की जेब में कितनी टॉफी है, सी की जेब में 6। सी के लिए टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 6।
तो 12 भी टोटल क्वांटिटी, 8 भी टोटल क्वांटिटी है, 6 भी टोटल क्वांटिटी। 12 किसके लिए टोटल क्वांटिटी है? ए के लिए। 8 किसके लिए टोटल क्वांटिटी है? बी के लिए। 6 किसके लिए टोटल क्वांटिटी है? सी के लिए। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे किसी घर में 5 आदमी हो, किसी घर में 7 आदमी हो, किसी घर में 4 आदमी हो, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? किसी घर में टोटल टोटल मेंबर्स कितने हैं? 5। तो टोटल ये हो गए, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। एक घर के लिए तो टोटल कितने? 5। दूसरे घर में टोटल मेंबर कितने? 7। तीसरे घर में टोटल मेंबर कितने हैं? 4। टोटल का जिक्र क्यों कर रहा हूं? अभी आपको समझ में आएगा, आपको यहीं से परसेंटेज का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो अब टोटल क्वांटिटी है ना, उसको क्या एज्यूम करते हैं? उसको करते हैं 100%। ये लिख दिया था कि जो गणित में है ना, टोटल क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं? परसेंटेज में मान लेते हैं कि उसको 100%। जैसे ए की जेब में 12 टॉफी थी, ए की जेब में 12 टॉफी थी ना, तो ये 100% है ए के लिए। बी की जेब में कितनी टॉफी थी? 6 टॉफी थी, तो ये भी क्या था उसके लिए? बी के लिए 100%। सी की जेब में कितनी टॉफी थी? 8 टॉफी, तो ये कितना हो गया? 100%। 12 टॉफी भी 100% हो रही, 6 टॉफी भी 100% हो रही, 8 टॉफी भी 100% हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि ए के लिए टोटल क्वांटिटी 12 है, तो टोटल क्वांटिटी को हम मैथ में क्या मानते हैं? 100%। यही फ्रैक्शन की डेफिनेशन, इसकी परसेंटेज की डेफिनेशन है। टोटल क्वांटिटी को क्या जूम किया जाता है? 100%। ठीक है, बी के लिए टोटल क्वांटिटी कितनी? 6 टॉफी, तो टोटल क्वांटिटी की कितनी वैल्यू होगी? 100%। तो 12 की वैल्यू भी 100% है, 6 की वैल्यू भी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में 6 की वैल्यू कितनी होगी? 100%। सी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100%। 8 की वैल्यू कितनी होगी? 100%। उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने कहा है परसेंटेज का क्या मतलब बताया है कि टोटल क्वांटिटी को क्या जूम किया जाता है? 100%। ये एजम्पशन है कि टोटल क्वांटिटी को कितना जूम करते हैं? 100% जूम करते हैं। ठीक है, टोटल क्वांटिटी को क्या जूम किया जाता है? 100% जूम किया जाता है। अब ए के लिए 12 टॉफी 100 थी, बी के लिए 6 टॉफी 100% थी, क्योंकि इसके पास टोटल यही टॉफी थी, इसके पास टोटल यही टॉफी थी, टोटल चीज को 100 मानेंगे। सी के पास 8 टॉफी थी, तो ये भी 100% हो गया। उम्मीद आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ आई होगी। अब एक बात और देखना आप कि परसेंटेज में तो क्या करते हैं हम? टोटल क्वांटिटी को 100 मानते हैं। टोटल क्वांटिटी क्या होती है? 100%। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, उसको परसेंटेज में लिखते हैं। जैसे 1/2 को लिख दिया जाता है कई बार 50%, और टीचर आपको यही समझाते हैं कि 1/2 इसको आप परसेंटेज में निकालो तो 100 से गुणा कर लेना, 100 से गुणा करके 50% आएगा। 100 से क्यों गुणा करते हैं ये बच्चे को पता भी नहीं होता कि 100 से क्यों गुणा किया जाता है। और जब ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती है ना, तो बच्चा ठीक से सवालों के साथ ठीक से डील नहीं कर पाता। थोड़ा सा सवाल हटके आ जाए, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाए, या थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया जाए, तो बच्चा सवाल में घबरा जाएगा, उसको सवाल नए क्यों लगते हैं। अब मैं देखता हूं परसेंटेज में, किरण की बुक उठा लो आप, किरण की बुक में जितने सवाल है ना, जितने सवाल है किरण की उठा लो, इधर उधर की तो छोड़ दो आप, किरण की बुक उठाना आप, उसमें जितने सवाल है ना, वो सब लगभग लगभग एक जैसे सवाल है, एक कंसेप्ट पे पूछे गए सवाल है परसेंटेज में। और उनको लोगों ने क्या कर रखा है? अलग अलग बना रखा है, अलग अलग टाइप के सवाल बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज दिखाऊंगा, जब मैं करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। अभी आपको महसूस नहीं होगा, आप कहेंगे नहीं सर वो सवाल तो अलग है, वो सवाल अलग है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जब सवाल आप मेरे साथ करेंगे, मैं बताऊंगा कि मैं तो कुछ नया कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको 2-3 चीजों का मतलब बताऊंगा, वहीं से चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए आसान होंगी। और वहीं से आप अगर वो चीजें आपने समझी ना, तो जो सवाल 300 दिखाई देते हैं ना, वो आपको 3 सवाल नजर आएंगे, वो सवाल आपको 3 सवाल नजर आएंगे। ठीक है, कंपैरिजन करना, इस क्लास को देखना, और मैं आगे जो सवाल करूं पूरा परसेंटेज पढ़ने के बाद आप पूरे यूट्यूब पे कंपैरिजन करना किसी भी एजुकेटर से, उसके कंटेंट में मेरे कंटेंट में कंपैरिजन करना, उसके पढ़ाने के तरीके पे मेरे पढ़ाने के तरीके पे कंपेयर, उसके पढ़ाने के तरीके को और मेरे पढ़ाने के तरीके को कंपैरिजन करना। मैं कहूंगा मैं ये बेसिक बताऊंगा, इस बेसिक को हल्का सा बेसिक बताने के बाद मैं
पूरा मैथ कहीं भी हो चाहिए, वो एडवांस मैथ हो चाहिए, अर्थमेटिक, मैं कहूंगा गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, और बेसिक। अगर आपको ये पता लग गया ना दिया क्या है निकालना क्या है, और आपको थोड़ा सा बेसिक आता है, तो आप सवाल को तुरंत सोल्व कर सकते हैं पूरा। मैं तो अर्थमेटिक की बात छोड़िए, एडवांस की बात कर रहा हूं। तो पहले आप चीजों का मतलब समझिए, चीजों का मतलब समझिए। मैंने क्या कहा, परसेंटेज में क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी को क्या मानते हैं, 100%। ये एजम्पशन है, मानना हुआ है, हमने मानना हुआ है। मैथ मैथ एजम्पशन पे चलता है, शुरुआत में चीजें अज्यूम की जाती है, उसके बाद मैथ में डेरिवेशन होते हैं, उसके बाद डेरिवेशन होते हैं। जैसे हम y इज इक्वल टू 4x, अगर मैं बड़े मैथ की बात करूं, y इज इक्वल टू 4x कहूं, तो हमने इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम किया, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम किया, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से फंक्शन बना। तो फंक्शन की ये डोमेन बनेगी, ये रेंज बनेगी। अब इसका ग्राफ बनेगा ना, वो ड्राइव करेंगे, इसी के बेस पे ड्राइव करेंगे। जो अजम्पशन है ना, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, चीजों को ड्राइव करते हैं। तो मैथ में स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या चीजें अज्यूम की जाती हैं, तो जो परसेंटेज की जो वैल्यू है ना जो परसेंटेज की डेफिनेशन है वो क्या है, कि टोटल क्वांटिटी को क्या अज्यूम किया जाता है, 100%। टोटल क्वांटिटी को क्या अज्यूम करते हैं, 100%। और जो फ्रैक्शन है ना, ये परसेंटेज में टोटल क्वांटिटी को क्या करते हैं, 100% अज्यूम करते हैं। और फ्रैक्शन में टोटल क्वांटिटी को क्या अज्यूम करते हैं, एक। फ्रैक्शन में टोटल क्वांटिटी को क्या अज्यूम करते हैं, एक। ये देखना, टोटल क्वांटिटी को परसेंटेज में क्या करते हैं, 100% अज्यूम करते हैं, और टोटल क्वांटिटी को फ्रैक्शन में क्या अज्यूम करते हैं, एक। तो ये भी टोटल क्वांटिटी, ये भी टोटल क्वांटिटी है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, टोटल क्वांटिटी की 100%, और यहां पे टोटल क्वांटिटी की क्या वैल्यू है, एक। यहां पे कितनी है, एक है। तो 100% कितना हो गया, एक हो गया फ्रैक्शन में, 100% क्या हो गया, एक हो गया। और दूसरा, अब मैं इसको कहूं कि इसका 1/2, मैंने इसका आधा किया, तो देखो ये इक्वेशन है, यहाँ पे इसको बैलेंस रखना है, यहाँ आधा किया तो यहाँ भी क्या करूंगा, आधा। और इसी चीज को आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तब मैं ये भी बताऊंगा, इसी चीज को आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं ना, इक्वेशन को बैलेंस करना डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन भी होता है कई बार। ये जरूरी नहीं कि केवल डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 50%। इक्वेशन तभी बैलेंस होगी। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/2। 100% ये परसेंटेज वैल्यू हो गई आपकी, और ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 100% को आप क्या लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन में, और 50% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये परसेंटेज वैल्यू, ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये पता लगा होगा कि जो फ्रैक्शन और परसेंटेज में जो रिलेशन है, वो कैसे बना। पहले आप ये बात समझो, आपको इसका कारण बता दिया मैंने, कि जो फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन, कई बच्चों को रिलेशन वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा। रिलेशन का मतलब या तो इक्वेशन होता है या इन इक्वेशन होता है, ठीक है, या तो इक्वेशन होता है या इन इक्वेशन। तो 100% की वैल्यू हमने क्या ज्यूम की, एक। क्यों ज्यूम की, कारण बता दिया, कि टोटल क्वांटिटी को फ्रैक्शन में क्या मानते हैं, 100%, और टोटल टोटल क्वांटिटी को फ्रैक्शन में क्या मानते हैं, तो ये भी टोटल क्वांटिटी, ये भी टोटल क्वांटिटी, दोनों को बराबर रख दिया। दोनों को बराबर रखने के बाद आपको कई बार कहा जाता है ना, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5। आपको याद करवाया जाता, रटवाया जाता, आपको पता भी नहीं होता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा डेटा चेंज होके आता है ना, थोड़ा सा डेटा चेंज होके आता है, या थोड़ी सी परसेंटेज वैल्यू चेंज कर दी जाती है, तो आप वहां पे आपके अंदर हड़बड़ाहट आ जाती है, आप सोचते हैं चीज नई हो गई। कुछ भी नया नहीं है। मैं सिखाऊंगा कि 40% 2/5 कैसे हुआ, 40% 2/5 कैसे हुआ। देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या थी टोटल क्वांटिटी की, एक। अब ये क्या हो गई, फ्रैक्शन में 2/5, एक का कितना गुना 2/5 है, 2/5 गुना एक को 2/5 से गुना करूंगा, तो आपका क्या आएगा, 2/5।
तो 100% को किससे गुणा करूं? इधर अगर देखो इक्वेशन को बैलेंस रखना है, मैंने कहा था 100% बराबर क्या है? 1 है। अगर इसको 2/5 से गुणा करूंगा तो इसको भी किससे गुणा करूंगा? 2/5 से, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी आपकी, तभी आपकी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस रह पाएगी। तो 5 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 20। तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 40%। 2/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 40%। तो आपको लिखा होता है 40% बराबर 2/5। तो इनको बराबर क्यों रखते हैं? उसका कारण बता दिया मैंने। क्या कारण बता दिया है? कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन क्यों बनता है? ये रिलेशन क्यों बना? ये रिलेशन किस कारण बन रहा है? कि टोटल क्वांटिटी कितनी होती है आपकी? 100%। किसमें? परसेंटेज में। और टोटल क्वांटिटी आपकी फ्रैक्शन में कितनी होती है? 1 होती है। फ्रैक्शन में आपकी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो 40% 2/5 क्या हुआ? कि 100% तो कितना था आपका? 1 था। तो 2/5 इसका कितना गुना है? 2/5 गुना। तो 100% का 2/5 गुना कितना आएगा? 40% आ जाएगा। 40% की वैल्यू क्या होगी? 2/5। 2/5 की वैल्यू क्या होगी? ये तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 2/5। 2/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 40%। आपको ये टेबल भी बताऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा टेबल। आपको ये टेबल याद भी रखनी, पहले समझना है, पहले आपको समझना है, फिर आपको ये टेबल याद रखनी है। टीचर क्या करते हैं? आपको सीधा ये टेबल रटवाते हैं, और रटवाते हैं तो आप कुछ चीजें रट पाते हैं, कुछ चीजें बदल के आती नहीं आती हैं, तो आप उनको नहीं कर पाते। तो मैं सब चीजें बिल्कुल सिखाऊंगा आपको। अब इधर देखिए, आपको मैंने कहा था कि 100% की वैल्यू क्या है? 1 है। अब कोई कहे 1/3 फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो ये इसका कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। इसका कितना गुना हो रहा है? एक का 1/3 गुना। एक का 1/3 गुना क्या आएगा? 1/3। तो 100% का 1/3 गुना निकाल देंगे, तो ये कितना आएगा? 100/3। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 33 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, तो 33 कंप्लीट 1/3 जो फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 33 कंप्लीट 1/3%। या 33 कंप्लीट 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/3। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, और ये चलता भी रहेगा, चलता भी रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, या आपको सवाल ऐसे भी मिल सकता है, सवाल में आपको 33 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, कोई ये कहे कि 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? आप इधर फ्रैक्शन लिख दो, इसका कितना गुना हुआ? 1/4 गुना। तो 100% का 1/4 गुना कितना होगा? 25%। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 25%। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। 1/5 1 का कितना गुना है? 1/5 गुना। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का 1/5 गुना हुआ, तो यहाँ भी टोटल क्वांटिटी का क्या होगा? 1/5 गुना। तो 100% का 1/5 गुना कितना होगा? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 20%। उसके बाद 1/6। ठीक है, ये किससे गुना करें? 1/6। एक को किससे गुना करें? 1/6। 1/6 से। तो 100 को किससे गुना करें? इक्वेशन को बैलेंस रखना ना। एक को 1/6 से गुना किया, तो 100% को भी किससे गुना करेंगे? 1/6 से। और 1/6 से गुना करेंगे ना, तो क्या आएगा? 16 कंप्लीट 2/3%। 16 कंप्लीट 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/6। 1/6 ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, 16 कंप्लीट 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6। ठीक है, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? एक परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 16 कंप्लीट 2/3%। ये टेबल समझनी है पहले आपको, फिर आपको याद करनी है। पहले समझना है, ऐसे नहीं कि याद ही करें। पहले समझना है फिर याद करना है। कई बार ऐसे आ जाए, जैसे कुछ
डेटा चेंज हो गया जैसे आ जाए 57 कंप्लीट 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अगर आप चीजों को रटेंगे ना या याद ही करेंगे सिर्फ, तो ऐसे कुछ नई परसेंटेज वैल्यू दे दे, नई परसेंटेज वैल्यू दे दे, तो आप फंस जाएंगे, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले चीजों को समझना है, पहले चीजों को समझना है, फिर याद करना है। और ये याद क्यों करनी है, सवालों को छोटा यही बनाएंगे। अर्थमेटिक को समझने के लिए 3 चीजें आनी चाहिए आपको, फ्रैक्शन, रेशियो और आपको परसेंटेज का मतलब। ये चीजें आपको पता है ना, तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहेगी, आप सवालों को बिल्कुल उड़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू शुरुआत में 1 थी, आपने इसको क्या बना दिया 1/7। 1 को किससे गुना करें 1/7 आई 1/7 से, तो इसको भी किससे गुना करेंगे 1/7 से। 100% को 1/7 से गुना करेंगे तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी 14 कंप्लीट 2/7%। ठीक है, 1/8 1/8 1/8 आपने इसका कितना गुना किया 8 गुना, तो इसको 1/8 से गुना किया, 1 को आपने 1/8 से गुना किया, इसको भी कितने से गुना करना पड़ेगा 1/8 से, तो 100 गुना 1/8 और इसकी वैल्यू आती है 12 कंप्लीट 1/2% या 12.5%। ठीक है, 1/9 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/9 1/9, तो इसका आपने क्या किया 1/9 गुना, तो इसका भी आप क्या करेंगे 1/9 गुना 100% का, तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी 11 कंप्लीट 1/9%। 11 कंप्लीट 1/9%, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी ये, और इस परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/9। ये चीजें आपको याद रखनी है, सवालों को छोटा बनाने में मदद करेंगी। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं 1/10, इसका 10वां हिस्सा कर रहे हैं, तो इसका भी कितना होगा 10वां हिस्सा, यानी आप इसको 1/10 से गुना करें तो इसको 1/10 से, या इसका 10वां हिस्सा तो इसका भी 10वां हिस्सा 10%। 1/10 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी है 10%, और 10% की परसेंटेज वैल्यू 10% परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10, 1/11 1/11। ठीक है, 1/11 ये किसकी, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो इधर 11 से भाग किया है तो इधर भी 11 से भाग करेंगे, और 11 से भाग करेंगे तो 9 कंप्लीट 1/11%। 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू, इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 100/11, इसको आप डेसिमल में भी लिखा मिल सकता है आपको सवाल में, आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख लेना। 11 निम 99, फिर उसके बाद 1 बच गया, फिर क्या होगा 0 पे भाग गया, फिर कितना होगा 100, 11 निम 99, इस तरह से आपको ऐसे मिल सकती है, किस में मिल सकती है डेसिमल में मिल सकती है, और इस तरह भी मिल सकती है। ठीक है, भाग में 11 क्यों आया आपको कान पता लग गया, इस तरफ 11 भाग में करें तो इस तरफ भी हम क्या करेंगे 11 भाग में करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए सारा खेल यहीं से चलता है, सारा खेल यहीं से चलता है कि टोटल क्वांटिटी 100% किस में परसेंटेज में, और टोटल क्वांटिटी एक किस में है परसेंटेज में। तो यहाँ 1/11 है ना, इसका 11वां हिस्सा किया तो इसका भी 11वां हिस्सा होगा। ठीक है, इसका भी क्या होगा 11वां हिस्सा होगा, तो 1/12, अब इसका 12वां हिस्सा करेंगे, तो आप यूं भी सोच सकते हैं 1/12 को कि जैसे आपने 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी देखी थी 16 कंप्लीट 2/3%। ठीक है, 1/12 क्या हो रहा है इसका 1/6 का आधा, 1/6 का आधा करेंगे, यानी 1/6 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/12, तो आप इसको भी 2 से भाग कर दो। और जो ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये क्या होती है 16 प्लस 2/3, ये होती है ये। ठीक है, ये क्या होती है 16 कंप्लीट 2/3%, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब 16 प्लस 2/3 कंप्लीट नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो कंप्लीट नंबर है 16 है, ये 2/3। अब यहाँ पे 2 से भाग किया तो इसको भी आप क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, ये एक बार इससे गुना होगा एक बार इससे, 16 को 1/2 से गुना करेंगे तो 8, और 2/3 को
1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/3, तो प्लस 1/3। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 8 कंप्लीट 1/3%। यानी जो 1/12 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 8 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, आपने क्या किया 8 कंप्लीट 1/3%। हम इसको और तरह भी निकाल सकते थे, 1/12 की जो ये वैल्यू थी ना इसको और तरह भी निकाल सकते थे। कैसे? जैसे हमें पता है 1/3 की वैल्यू पता है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 कंप्लीट 1/3%। 1/12 इसका कितना गुना हो रहा है 4 गुना। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं ना तो 1/3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1/12 आता है। तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौको 32, एक बचेगा 1 प्लस 1/3 4/3, और 4/3 को जब आप 4 से डिवाइड करें तो 4 कट जाएगा 1/3%। आप इसको और तरह से भी निकाल सकते थे। कैसे? आपको 1/4 की वैल्यू पता थी, 1/4 की वैल्यू कितनी थी 1/4 की वैल्यू बता दी थी मैंने 25%। कितनी होती है 25%। 1/12 इसका कितना गुना है, या 1/4 को किससे भाग करें कि 1/12 है, तो 1/4 को मैं 3 से भाग कर दूंगा तो क्या आएगा 1/12 आएगा, तो इसको भी 3 से भाग कर दूंगा 25 को, 8 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, 8 कंप्लीट 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/12। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 8 कंप्लीट 1/3%। तो इसी तरह से अब आप 1/13 भी निकाल सकते हैं। ये चीजें अब आप खुद निकाल के देखना, 1/13 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/14 की निकाल सकते हैं। 1/14 आप 1/7, 1/7 की हमने क्या निकाली थी 14 कंप्लीट 2/7%। 1/14 इसका क्या हो रहा है आधा, इसका क्या कर देंगे आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो कितना आएगा 14 का आधा 7, और 2/7 का आधा करेंगे तो ये आएगा आपका 1/14। 7 1/7 का आधा करेंगे तो 1/14, तो 1/14 की ये आएगी। 1/15 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1/16 की भी निकाल सकते हैं, 1/17 की भी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/18 की भी निकाल सकते हैं, 1/19 की भी निकाल सकते हैं, 1/20 की भी निकाल सकते हैं। आप किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं और किसी भी परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने जो चीजें पढ़ाई ना इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं कि आप परसेंटेज वैल्यू को तो किस में चेंज करो फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को किस में चेंज करो परसेंटेज में। पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको याद भी करना है, उसके बाद आपको क्या करना है याद करना है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब मैं 2-3 छोटी छोटी बातें और बताऊंगा, उसके बाद मैं तेज में कोई ट्रिक्स टाइप्स नहीं सिखाऊंगा, मैं 1-2 बातें और बताऊंगा। ये बात बताइए आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, टोटल क्वांटिटी कितनी होती है आपको एक तो ये बात समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपको फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए परसेंटेज में, और परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको फ्रैक्शन में, क्योंकि परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन है। ये टोटल क्वांटिटी कितनी होती है 100%, टोटल क्वांटिटी कितनी होती है 1%, तो 100% किसके बराबर होगा 1। क्यों बराबर होगा, ये भी टोटल क्वांटिटी, ये भी टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको ये समझना भी है, लिखना भी है, आपको आना भी चाहिए। अब मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा, बस मैं 2-3 हल्की हल्की छोटी चीजें बताऊंगा। मैं कोई बड़ी बातें नहीं करूंगा, कोई ट्रिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई टाइप्स नहीं पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज का कोई भी सवाल लेके आइएगा किसी भी बुक से, मैं जो ये चीजें बता रहा हूं ना इन चीजों से आपका हर सवाल सोल्व होगा, और सवाल सोल्व होगा। ठीक है, तो मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा। अब दूसरी बात बताता हूं, जैसे आपने कंसेप्ट सुना होगा सक्सेसिव कंसेप्ट, बच्चे लगाते रहते हैं, टीचर कभी नहीं बताते कि सक्सेसिव कंसेप्ट होता क्या है, और बच्चे लगाते रहते हैं। टीचर ने मान लो, अब टीचर ने जैसे एवरेज में लगाया तो बच्चे एवरेज में लगा लेते हैं। टीचर ने परसेंटेज में सक्सेसिव कंसेप्ट लगाया कुछ सवालों में, जिस टाइप के सवालों में टीचर लगाता है बच्चे वहां भी लगा लेते हैं। अब टीचर ने मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया तो वहां भी लगा लेते हैं। टीचर ने सक्सेसिव कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस में लगाया तो वहां भी लगा लेते हैं बच्चे। टीचर क्या करता है जिस सवाल में लगाता है ना बच्चे उसी सवाल में लगा पाते हैं। अब बच्चे नए सवाल में सक्सेसिव कंसेप्ट को नहीं लगा पाते हैं, और जबकि सक्सेसिव कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है।
बहुत नॉर्मल सी बात है, इसका बहुत सिंपल मीनिंग है। मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है समझ ही नहीं पाते, आपको पता ही नहीं लगता कहाँ पे सक्सेसिव लगेगा कहाँ पे लगेगा, और लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, हर जगह लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये चीजें मैं क्लियर करूंगा। तो सक्सेसिव कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं आपको दो तीन छोटी सी चीजें बताऊंगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 20, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 भी लिख सकते हैं, और आप 20 को यूं लिख सकते हैं 5 गुना 4। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं 20, 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 10, और आप लगा लो 30, 3 गुना 10। ठीक है, फिर आप लगा लो 20, 2 गुना 10 और 50, 2 गुना 25। पहले आप ये दो तीन एग्जाम्पल देखना, ये दो तीन एग्जाम्पल देखना, यहीं से सक्सेसिव कंसेप्ट निकलेगा। पहले मैं 2 नंबर की प्रोडक्ट ले रहा हूं, फिर मैं 3 नंबर की प्रोडक्ट लूंगा, फिर मैं 4 नंबर की प्रोडक्ट लूंगा, 5 6 7 8 9। आप आप जो सक्सेसिव कंसेप्ट लगाते हैं ना, जैसे 2 बार लगाए तो 2 नंबर की प्रोडक्ट होता है, 3 बार लगा होता है, जैसे मैं 20 यूं भी कह सकता था कि 20 को ऐसे भी लिख सकता था 2 गुना 2 गुना 5। 3 नंबर की प्रोडक्ट करूंगा तब भी सक्सेसिव कंसेप्ट बनेगा। और यही चीज है ना, आपके पूरे मैथ को, एक तो ये जो तीन बातें हैं आपके पूरे मैथ को हैंडल करती हैं, सक्सेसिव कंसेप्ट और ये तीन बातें आपके पूरे मैथ में, आप टीचर जो ट्रिक्स टाइप्स पढ़ाते हैं ना, वो सारी ट्रिक्स टाइप्स यहीं से निकलती हैं। अब 3 1 4 बात, सक्सेसिव भी यही है, इसमें मैं थोड़ा सा अलग चीज बताऊंगा और 3 बातें थोड़ी सी अलग डिस्कस करूंगा। तो वहां से आपके पूरे मैथ के शॉर्ट ट्रिक वहीं से बनते हैं। आपका टीचर जो भी शॉर्ट ट्रिक बना रहा होता है वो यहीं से बनाता है, किसी भी टॉपिक के हो, खासकर अर्थमेटिक के। और अर्थमेटिक के छोड़ी कई जगह पे एडवांस में भी बना सकते हैं हम, एडवांस में भी यहाँ से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं तो यहाँ से आती है, जैसे खासकर मेंसुरेशन में भी यहाँ से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अभी ये बता रहा हूं कि 20 है ना, 20 2 गुना 10, 2 नंबरों की प्रोडक्ट। तो क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा एक्सपेंडिचर बराबर, एक्सपेंडिचर किसके बराबर आता है बोलिए, एक्सपेंडिचर आता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन, यानी खर्च बराबर आता है आपका कीमत, खर्च आपका आता है कीमत गुणा खपत, खपत को बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, कंजप्शन। जैसे कोई आदमी ये लगा लो 10 रुपए केजी चीनी लेकर आया, 2 किलो चीनी, तो उसको कितना खर्च आया 20 रुपए। ठीक है, अब दूसरा आदमी 30 रुपए में चीनी लेके आता है, 30 रुपए में चीनी लेके आता है, मान लो रेट तो वही है, कीमत तो वही है, तो उसको चीनी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये यही चीज आपकी आपकी क्या कहलाएगी, आपका सक्सेसिव कंसेप्ट भी यहीं से होगा। और आपको आपके पास यहां से 1 2 3 छोटी छोटी बातें और निकलेंगी, पूरा अर्थमेटिक उन 3 छोटी बातों के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको रेशियो का मतलब पता हो, आपको परसेंटेज का मतलब पता हो, और आपको फ्रैक्शन इसका मतलब पता हो, आपको इन तीनों चीजों का, तो इन तीनों चीजों का मतलब, और आपको सक्सेसिव कंसेप्ट के साथ साथ ये 3 बातें पता हो। अर्थमेटिक का कोई भी सवाल इनके अलावा सोल्व ही नहीं होता, इन कंसेप्ट के अलावा कोई भी सवाल हो किसी भी टॉपिक से हो, इनके अलावा सोल्व ही नहीं होता है। और आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं एजुकेटर, कि अब की बार 100 सवाल लेके आए, उनमें दूसरी बार लेके आते हैं 125 सवाल, तो जो 25 सवाल आते हैं ना, वो डेटा या स्टेटमेंट चेंज होके आते हैं, वो डेटा स्टेटमेंट चेंज होके आते हैं। आपके अर्थमेटिक में ना, इनके अलावा, इन कंसेप्ट के अलावा कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। बट आप अगली बार क्रैश कोर्स खरीदते हैं टीचर्स का, आप पढ़ते हैं दोबारा से, कहते हैं नहीं इस बार तो कुछ नए सवाल आए। अब वो टीचर है ना, सवालों को घुमा फिरा के सोल्व करवाते रहते हैं, आप समझते हैं नया है, नया कुछ भी नहीं। आप परसेंटेज देखिएगा कैसे मैं दिखाऊंगा,
कि जो अलग अलग सवाल जितने भी आपके, जैसे किरण की बुक में से ले लीजिएगा आप, वो जो अलग अलग सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं वो इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले आप ये देखिएगा, अब यहीं से कह दिया जाए कि चीनी की जो कीमत तो कांस्टेंट रहती है और उसको, उसकी जो खपत है ना उसको बढ़ा दिया जाता है, तो अब खर्च बढ़ेगा कि घटेगा? खर्च बढ़ेगा। तो कहेगा, ये पूछ सकता है खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा, या यूं कह दे कि खर्च बढ़ गया और कीमत कांस्टेंट है। खर्च बढ़ गया, कीमत कांस्टेंट है, तो खपत को कितने प्रतिशत कम करें? अब इन सवालों के 20 सवाल बना रखे हैं। अब यही कहते हैं कि देखो, आयत की लंबाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब कहता है एरिया, एरिया में कुछ चेंज आया है, एरिया कुछ बदला है, तो अब कहता है कि लेंथ तो क्या आपकी कांस्टेंट है, तो ब्रेड्थ को कितना बढ़ाया जाए कि एरिया में ये चेंज आए। या यूं कह दे कि भाई आपका है ना, आपकी जो लेंथ है वो कुछ बढ़ गई और एरिया भी बढ़ गया, तो अब आपको जो लेंथ है ना उसके बारे में क्या करना है, उसको आप कांस्टेंट रखेंगे। अब कल ये सवाल आए तो आपको नया करके पढ़ा देंगे कि लेंथ को कांस्टेंट रखें। तो ये तरह तरह के सवाल बनते ना, जैसे आपको यूं कह दिया जाए एक संख्या है, एक संख्या को इतने से गुणा करते हैं, एक संख्या को इतने से गुणा करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी संख्या को कहते हैं कि 7/3 से गुणा करने के बजाय 3/7 से गुणा कर दिया, तो क्या परसेंटेज चेंज आएगा? तो वो यही बात है, यही सवाल है, यही चीज है। वो ये कहते कि किसी घन का, किसी क्यूब का या किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतने परसेंट बढ़ गया, तो वो बोलेगा कि लेंथ में क्या चेंज आया, ब्रेड्थ में क्या चेंज आया, हाइट में क्या चेंज आया। क्यूबॉइड बोलेगा, क्यों बोलेगा तो बोलेगा कि साइड में एज में क्या चेंज आया, या एज में चेंज देगा तो वॉल्यूम पे चेंज पूछेगा। तो वो भी यहीं से निकलता है, यहीं से निकलता है। ठीक है, इसके बाद वो क्या सवाल पूछे जाते हैं आपसे, जैसे आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जैसे सिलेंडर के वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में चेंज आया है, बढ़ गया तो रेडियस बढ़ेगी, घटेगा तो रेडियस घट जाएगी, क्योंकि आपका आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, तो आर को बढ़ता दे देगा, एच को घटता दे देगा, एच को बढ़ता दे देगा, आर को घटता दे देगा। इस तरह से आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या आपसे यूं भी पूछे जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर पे सवाल पूछे जाते हैं, सेविंग पे सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं, और वो आपको क्या करवाए जाते हैं, अलग अलग सवाल करके, अलग अलग चीजें मान के सोल्व करवाए जाते हैं। तो पहले सक्सेसिव कंसेप्ट समझिए। जैसे मैंने लिखा है 20 बराबर 10 गुणा 2, और मैं लिख दूं 30 बराबर 5 गुणा 6। ठीक है, अब इसमें कुछ कमी हुई, यहां पे कुछ बढ़ोतरी हुई। अब वो कहेगा कि इनकम इतनी घट गई या प्राइस इतना घट गया, और किसी वस्तु की, जैसे ये बोलेगा, आपसे सवाल करेगा किसी वस्तु की जो प्राइस थी ना उसको इतना परसेंट कम कर दिया, और उसको आपने क्या कर दिया, उसके जो कंजप्शन थी उसको आपने इतना परसेंट बढ़ा दिया, तो आपका जो कंजप्शन को बढ़ाया, इनकम आपने प्राइस को क्या किया, कम किया, तो आपके जो ये जो आपका ये आया ना, इसमें इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। जैसे आपने ये बढ़ाया, इसको कम किया, इधर इसको कम किया, इसको बढ़ाया, तो इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज। तो आप क्या करते हैं कि मान लो 10 थी, आपने 5 किया, आपने क्या किया, 2 थी 6 किया, और आप फिर क्या करते हैं, इसमें परसेंटेज चेंज देखते हैं ना, यही आपका सक्सेसिव कंसेप्ट होता है। 10 दूनी 20 और 5 छिक 30, तो कितना चेंज हुआ, 10, 10/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 10 पंजे 50। यही आपका सक्सेसिव कंसेप्ट होता है, यही आपका सक्सेसिव कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये चीज क्या होती है, आपका सक्सेसिव कंसेप्ट हो गई। अब मैं जैसे 3 नंबरों की गुणा लिख दूं, ऐसे ही, ऐसे 3 नंबरों की गुणा लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं 60, 2 पंजे 10 गुणा 6, और मैं लिख दूं 100,
4, आप यहाँ पे 2 लगा लो, 2 गुना 10 दूनी 20 गुना 5। ठीक है, ठीक है। अब ये बराबर भी रह सकते दोनों चीजें, ये एक दूसरे से अलग भी आ सकते हैं। ये दोनों चीजें क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, अलग भी आ सकती हैं। वो 3 केस फिर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, पहले सक्सेसिव समझा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ। ये चीज 2 थी, ये पहली बार 2 है, दूसरी बार ये पहले ये चीज 5 थी, ये 10 हो गई, ये चीज 6 थी, ये 5 हो गई। और यही तो सक्सेसिव बोलते हैं। 5 दूनी 10 6 60, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100। तो कितना चेंज हुआ 40 का, किस पे 60 पे, कि ये पहले चीज 60 थी और इसमें चेंज आ गया, कितना चेंज आया 40 का चेंज आया। इसी चीज को बस इस चीज को थोड़ा गुणा करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है आपको। और टीचर क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। ये चीज मैं दावा करता हूं कि 80% टीचर जो कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, एसएससी सीजीएल पढ़ा रहे हैं, उनको खुद को बेचारों को इसका मतलब नहीं पता होगा, सक्सेसिव का मतलब। बस उन्होंने सक्सेसिव का मतलब ऐसे, ये चेंज हुआ, ये हुआ तो ये हुआ तो ये। चीजें सक्सेसिव कब रहेंगी, जब वो गुणा में होंगी। चीजें सक्सेसिव कब रहेंगी, जब वो गुणा में होंगी। आप देख लेना, किसी भी एजुकेटर ने पढ़ाया हो तो देख लेना। और कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, बहुत जगह यूज किया जा सकता है। इस पे हर जगह सवाल बनाए जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक में सवाल बनाए जा सकते हैं। पूरे अर्थमेटिक में किसी भी, अब कल कोई नया सवाल बना दिया जाए, इस पे क्रिएट कर दिया जाए, तो बच्चे हड़बड़ा जाएंगे, फिर टीचर उसमें तुकबंदी करके लेके आएगा एक बार, बच्चे फिर वो तुकबंदी कर देंगे। अब वो देखेंगे नया कंसेप्ट आया, नई ट्रिक आई, नई टाइप आई, नई तरह का सवाल आया, उसको वो कंसिडर करेंगे, नया सवाल कंसिडर किया। अब कहेंगे फला टीचर उस नए सवाल के नाम पे एक नया क्रैश कोर्स लेके आएगा और आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। देखना कि किसी ने मतलब बताया तो इन चीजों का क्या करते हैं, थोड़ा सा बस परसेंटेज प्रत्येक 100 पर, और उसके बाद सवाल स्टार्ट। 2-4 आपको ये टेबल याद करवा देते, फिर उसके बाद सवाल स्टार्ट। तो आपको उम्मीद है सक्सेसिव समझ में आ रहा होगा। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, 2 नंबर की प्रोडक्ट। जैसे अब मैं इसका बिल्कुल क्लियर मीनिंग बताता हूं। मैंने पहले तो क्या कहा था कि 20 बराबर 10 गुना 2 और 30 बराबर 6 गुना 5। तो यहां पे कुछ चेंज आ रहा है ना, ये चेंज अपने आप नहीं आ रहा है, यहां चेंज हुआ उसकी वजह से आ रहा है। तो गुणा में, 2 चीजों की गुणा में जो चेंज है ना, वो फाइनल ये चेंज आया। और फाइनल चेंज को लिखना है ना कि 10 से कोई चीज क्या हो गई 6, फिर 2 से 5 हुई गुणा करने पर, तो 6 पंजे 30, 10 दूनी 20, तब आपका 10 चेंज आया। किस में, 20 में चेंज आया 10। यही चीज आपकी सक्सेसिव होती है। तो ये जो प्रोडक्ट 2 नंबर की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी, कितने भी नंबर की हो सकती है। कल 8 नंबर की प्रोडक्ट पे सक्सेसिव पे सवाल पूछ लिया जाए तो आप वहां पे हार जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपको टीचर सोल्व कराएगा तब आप उसको एक नया सवाल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब मैं 3 नंबर वाले पे भी आ जाता हूं। 3 नंबर वाला भी देखो, जैसे मैंने अभी लिखा था 60 बराबर क्या था, 2 तिया 6 दाएं 60, और आपको मैंने कहा 100, तो 2 गुना 10 गुना 5, 10 दूनी 20 50। तो देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। यहाँ पे चीज तो कांस्टेंट रही, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे घटा। अब ये कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो अब इधर बढ़ता दिखाना है, तो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई। तो देखो ये घट भी रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सवाल इन्हीं से निकलते हैं, इसी में से सवाल निकलते, जितने भी बेसिक सवाल बनाए जाते हैं ना, कि उसकी इनकम ये थी, इतना परसेंट उसने उस भोजन पे खर्च किया, इतना उस पे खर्च किया, इतना उस पे खर्च किया, सब सवाल यहीं से निकलते हैं। आपको अलग अलग सवाल बनाए जाते हैं, आपको अलग अलग सवाल करके पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था, 2 ही रह गया, 3 कितना हो गया 10, 10 कितना हो गया 5। यही आपका सक्सेसिव कंसेप्ट है। 10 पंजे 50 दूनी 100, फाइनल चीज आपकी 100 आ गई। 10 30 दूनी 20, 30 दूनी 60। तो ये जो चेंज होता है ना, ये जो चेंज सक्सेसिव है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे क्या चेंज हुआ। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ये चीज क्या हुई, बढ़ी, ये चीज घटी हुई। और ये बढ़ा है तो ये बढ़ोतरी ज्यादा होगी, परसेंटेज जो इंक्रीमेंट है ना वो ज्यादा होगा।
बढ़ोतरी ज्यादा होगी ना तभी ये बढ़ेगा, 60 तभी बढ़ेगा। यहाँ पे कमी भी हो रही है एक फैक्टर में, देखो एक फैक्टर देखो 3 तो बढ़ रहा है, 3 से 10 हो रहा है, पर 10 से 5 हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये तो उतना का उतना है, तो ये ज्यादा बढ़ेगा ना तभी फाइनल नंबर बढ़ेगा। अभी इन पे जितने भी सवाल है इन्हीं पे बने हुए हैं आपके, मोस्टली टॉपिक में इन्हीं पे सवाल बने हुए हैं, आपको मतलब नहीं पता होता है, आप सोचते पता नहीं किस सवाल में सक्सेसिव कंसेप्ट लगेगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा ये। अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा, उसके बाद मैं बस बेसिक की क्लास खत्म करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 20 बराबर 10 गुणा 2, और मैं 20 को 4 गुणा 5 भी लिख सकता हूं। इधर अगर चीज कांस्टेंट है, इधर चीज कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो देखो, मैं मान लो ये मान लो मैंने ये मान लिया एक्सपेंडिचर बराबर आपका ये आ गया प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन, ठीक है। अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब पहले केस में भी 20 था आपका खर्चा, दूसरे केस में भी 20 है, पहले केस में भी 20 था और दूसरे केस में 20 है, दोनों जगह बराबर है, लेकिन प्राइस पहले केस में कितना था 10, दूसरे में क्या रहा 4, तो प्राइस घट रहा है। और आपका जो कंजप्शन है ना, पहले 2 था फिर 5, कंजप्शन बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा आपने, तो ये चीज घट रही है, तो ये चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो घट रही है ये किस रेशियो में आएगा, 10:4, 5:2, तो ये कितना आएगा 2:5, ये 5:2 होगा, तो ये कितना होगा 2:5। इधर वाली जो चीज कांस्टेंट है ना, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो तो प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होगा ना, या प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि प्राइस का अगर रेशियो 5:2 है ना, तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा 2:5 होगा, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर इधर वाली चीज आपकी कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो प्राइस का जो रेशियो होगा ना, कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, उसका उल्टा होगा। प्राइस का रेशियो 5:2 है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा 2:5। एक बात तो ये। दूसरी बात दूसरी बात आप ये समझिए कि मान लो मैं यहां पे 60 रखता हूं 10 गुणा 6, और यहां पे 30 रखता हूं 10 गुणा 2, 3। देखो यहां पे चेंज है, यहां पे चेंज है, ये चीज बराबर आ गई, प्राइस बराबर हो। अगर प्राइस बराबर है ना, कंजप्शन दे रखी हो, तो एक्सपेंडिचर का खर्चा, एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर उसका रेशियो वही होगा। अगर प्राइस कांस्टेंट हो, ये चीज कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट होने का मतलब प्राइस यहां भी 10 था, यहां भी 10 है, तो जो रेशियो कंजप्शन का, पहले कंजप्शन 6 थी अब 3 है, तो 6:3 है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2:1 है, तो यहां भी क्या होगा 2:1 ही होगा। 60 और 30 का रेशियो कितना होगा, 60 और 30 का रेशियो होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2, 1:2 होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो प्राइस आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होने का मतलब यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, यहां भी 10 था, यहां भी 10 है, तो जो कंजप्शन का रेशियो होगा वही एक्सपेंडिचर का। आप या आप इस चीज को यूं भी कह सकते हैं, प्राइस अगर कांस्टेंट है ना, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा 2:1 होगा, वही कंजप्शन का होगा 2:1। आप इस बात को यूं भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज यूं होगी आपकी, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, एक्सपेंडिचर का मतलब तो खर्च, खर्च किसके बराबर होता है, मूल्य गुणा में खपत, खर्च, खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत, ठीक है। ये क्यों होता है, बराबर भी क्यों होता है, ये भी रटने की चीज नहीं है। कि देख लो आप 10 रुपए की 2 किलो चीनी लेके आते हो, ठीक है, 10 रुपए की 2 किलो चीनी, आप ये लगा लो 10 रुपए की 1 किलो चीनी आती है, 5 रुपए 5 किलो चीनी कितने की आएगी, तो जो आपका खर्च आपसे पूछा खर्च कितना आएगा, तो 1 किलो चीनी कितने की आती है 10 की, 1 किलो चीनी आती है 10 की, तो 5 कितने की, कम की ज्यादा, ज्यादा ज्यादा की आएगी, ज्यादा के लिए गुणा होता है। ये चौथी 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं यूनिटरी मेथड। एक
किलो चीनी आती है 10 की, 5 किलो चीनी ज्यादा की आई, ज्यादा के लिए क्या होगा गुणा। तो जो आपका ये टोटल 50 खर्च आ गया, तो खर्च है ना, खर्च क्या आया, गुणा आया किस किस की, ये मूल्य और ये आपकी कितनी थी 5 किलो खपत। ये मूल्य गुणा खपत किससे बना है, ये यूनिटरी मेथड से बना है। जितने भी गुणा, जैसे दो चीजों की गुणा किसी तीसरी चीज के बराबर आ रही है, वो फॉर्मूला किससे बना है, यूनिटरी मेथड एक एक नियम से, जो 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, यूनिटरी मेथड एक एक नियम से। जैसे आपने ये पढ़ोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, तो ये भी यूनिटरी मेथड से बना है, ठीक है। आप जैसे आप कल यूं पढ़ लो, रिवेन्यू बराबर पढ़ लो आप, रिवेन्यू पढ़ लो आप भाई, टोटल सेल कितनी हुई है किसी उसकी, टोटल सेल कितनी हुई है, और फिर भाई प्राइस क्या है किसी आर्टिकल का, जैसे आपने टोटल कितने आर्टिकल बेचे और एक आर्टिकल का प्राइस क्या है। तो जितने भी आपके तरीके बने हैं ना यूनिटरी मेथड से बनते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप एक बात और देखना, दो बात मैं पहले बता चुका हूं। मैंने कहा था 20 बराबर 10 गुणा 3 और 20 बराबर 5 गुणा 4। मैंने ये कहा है ना 20 10 गुणा 2 और 20 बराबर 5 गुणा 4। मैंने कहा ये चीज कांस्टेंट होगी, तो इनका जो रेशियो होगा ना, ये रेशियो उसका क्या होगा, उल्टा होगा। ये 10:5 क्या, 2:1, तो ये क्या होगा 1:2। दूसरा मैंने क्या कहा था कि 20 बराबर 10 गुणा 3, और मैंने कहा था 10 गुणा 20 10 गुणा 2 और 10 गुणा 3 बराबर 30। मैंने कहा था ये चीज बराबर होगी ना, तो इनका जो अनुपात होगा वही इनका अनुपात होगा, या आप यूं भी कह सकते हैं इनका जो अनुपात होगा वही इनका होगा। यानी एक्सपेंडिचर का जो अनुपात होगा वही कंजप्शन का होगा, अगर प्राइस कांस्टेंट है। अगर आपका क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, तो जो कौन इसकी जो कंजप्शन का जो अनुपात होगा वही आपका एक्सपेंडिचर का अनुपात होगा। तीसरी चीज मैं क्या बता रहा हूं, तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, ये तो हो गई, इसमें आ गया, ये तो आ चुका है इसमें। अब तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि जो 30% है ना, 30% वो भी 100% है। क्या बात कर रहे हो सर, 30% 100% है? हाँ, ये किसी क्वांटिटी के रिगार्डिंग में, ये किसी क्वांटिटी के रिगार्डिंग में 3/10 भी है। टोटल क्वांटिटी आपकी मैं बताऊंगा, जो मैं ये भी बताऊंगा कि टोटल क्वांटिटी है ना जो नीचे है, इसको आप टोटल क्वांटिटी एज्यूम करेंगे, इसको आप टोटल क्वांटिटी एज्यूम करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको टोटल क्वांटिटी एज्यूम क्यों करते हैं, वो कारण भी बताऊंगा कि इसको टोटल क्वांटिटी एज्यूम क्यों करते हैं हम, ठीक है। आप बस रटते हैं कि ये टोटल क्वांटिटी होती है, और ऊपर आता है या तो इंक्रीमेंट आता है डिक्रीमेंट आता है, तो अब आपको इनका मतलब भी पता लगेगा। तो ये तो 3/10 है ना, 3/10, 30% की वैल्यू ये हो गई। सर ये तो 30% हुआ, ये 100% क्या है, तो ये 10 के रिगार्डिंग में तो है ना 3 है, ये 10 के रिगार्डिंग में 3 है, लेकिन ये 3 के रिगार्डिंग में देखूंगा ना, 3 के रिगार्डिंग में, तो 3 के रिगार्डिंग में 3 क्या होगा, 100% होगा। मैं कई जगह इस चीज का यूज करूंगा, कई बार सवाल सोल्व करने में मैं इन चीजों का यूज करूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि 10 के रिगार्डिंग में 3 क्या है, 30% है, पर 3 के रिगार्डिंग में जो टोटल क्वांटिटी 3/10 लिख रहा हूं ना, यहाँ पे 3/10 में दो चीजें 3 और 10, तो नीचे वाले जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, तो आपको पढ़ाया होगा बहुत से टीचरों ने कि जो नीचे वाली चीज होती है टोटल क्वांटिटी होती है। क्यों होती है मैं ये कारण भी बताऊंगा कि जो नीचे वाली चीज है ना वो टोटल क्वांटिटी है, वो क्यों है इसका कारण भी बताऊंगा। फिर ये जो टोटल क्वांटिटी के रिगार्डिंग में जो 3 है ना, ये अगर 100% है तो ये कितना होगा 30%। हम जो नीचे वाला है ना इसको हम क्या करते हैं टोटल मान लेते हैं 100%। 10% की वैल्यू कितनी 100%, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से कि 10% की वैल्यू 100%, यहां भी टोटल क्वांटिटी रखी, यहां भी टोटल क्वांटिटी। फिर उसके बाद हम कहेंगे 3 की वैल्यू यहां पर कितना गुना हो रहा है, यहां पे कितना गुना है, 10 को किससे गुना करेंगे, 3 आए 3/10 से, तो यहां भी 3/10 से गुना करेंगे।
तो 3/10 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100%। तो ये जो 10 था ना, ये जो 10 इधर इधर कंपेयर करे थे, टोटल क्वांटिटी, ये भी टोटल क्वांटिटी, ये पार्ट और ये भी पार्ट। तो जो हमने लिखा ना 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 3/10, तो नीचे वाले को हम क्या रखते हैं टोटल क्वांटिटी, ऊपर वाला पार्ट आता है। तो ये जो 3 है ना 10 के रिगार्डिंग में तो क्या है 30% है, बट ये 3 के खुद के रिगार्डिंग में क्या है, खुद के रिगार्डिंग में ये 30% है। अब एक छोटी सी बात और सुन लो, उसके बाद क्लास खत्म है, फिर उसके बाद मैं अगली क्लास में सवाल लेके आऊंगा। तो आप ये मान लो x का y%, x पर y% ऑफ x, y% ऑफ x इज इक्वल टू होता है x% ऑफ y। ठीक है, ये जो ऑफ है ना, मैं बताऊंगा कि जैसे बोडमास का रूल भी आपको टीचर्स गलत पढ़ाते हैं। टीचर आपको बोडमास का रूल पढ़ाते हैं, बी ब्रैकेट ओ ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, कहते हैं गुणा सोल्व करो फिर भाग सोल्व करो फिर गुणा सोल्व करो, गुणा पहले सोल्व करेंगे भाग से बाद में। तो ये आपको सरासर गलत पढ़ाया जाता है। मैं बोडमास पे जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूं। और इसमें क्या होगा, ओ का मतलब ऑर्डर होता है, ऑर्डर में किस चीज को सोल्व करते हैं, एक्सपोनेंट और रेडिकल वगैरह को, मैं बताऊंगा ये चीज भी। तो ये जो ऑफ आता है ना, ऑफ कहते हैं, फिर ऑफ का मतलब तो गुणा होता है, हाँ ऑफ का मतलब गुणा होता है, ये यूनिटरी मेथड है। ऑफ क्या है, यूनिटरी मेथड है। मैं ये बताऊंगा जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, बोर्डमास पढ़ाऊंगा, तब आपको वहां पे बताऊंगा। तो ऑफ का मतलब यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड में गुणा भी होता है। तो y% x बराबर x% y। ठीक है, तो आपने छोटी क्लासों में एक चीज पढ़ी होगी, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। आप यूं लिखते थे 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2। तो ये y% ऑफ x बराबर होगा x% ऑफ y। क्यों बराबर होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ये दोनों चीजें गुणा में है, तो ये दोनों चीजें भी क्या आएंगी गुणा में। a गुणा b, 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 होगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से बराबर है। जैसे कल कोई यूं कह दे 20% गुणा 3, या मैं कहूं 3 का 20%, मैं कहूं 20% ऑफ 30, 20% ऑफ 30। अब ये जो चीज है ना किसके बराबर होगी, ये चीज बराबर होगी 30% ऑफ 20 के। ऑफ का मतलब यूनिटरी मेथड है, और वहां पे गुणा हो जाएगा 20/100 गुणा 30। तो ये कितना आएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 5 6 30, 6 आ गया। 30% कितना होगा, इस चीज का भी यूज करेंगे हम कई बार, कई जगह पे यूज करेंगे। 30/100 गुणा 20, तो 20 पंजे 5 6, तो दोनों चीजें क्या आ गई बराबर आ गई। ये भी 6 आया और ये भी 6। तो मैंने आपको क्या बताया, x% ऑफ y बराबर होगा किसके, y% ऑफ x। इसके अलावा कोई बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, कोई ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा, कोई टाइप नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगली क्लास में सवाल लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से 3 सवालों को 300 बनाया जाता है। आप मैं किरण की बुक के भी सवाल कराऊंगा आपको। यही कंसेप्ट है परसेंटेज का। इसके अलावा चाहे आप कमीशन पढ़ो, टैक्स पढ़ो, भाई टैक्स की डेफिनेशन तो बतानी होगी, कमीशन की डेफिनेशन बतानी होगी। ये छोटी छोटी एक दो बातें तो बताता रहूंगा, लेकिन कंसेप्ट इससे बाहर नहीं लगेगा। आप जितने भी शॉर्ट टिक बनते हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे आप वो लगा लो ताजा फलों में इतना पानी है, इतना उसमें वो है छिलका है, या आप सोना चांदी वाला लगा लो इतना % मिलावट है, इतना वो है। ठीक है, आप ये सवाल लगा लो, आप अलग अलग कोई भी सवाल आप चुनाव के सवाल लगा लो, ये सब आपको अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं, या आपको डराया जाता है अलग अलग टाइप के सवाल बना के। आप पहले तो ये बेसिक आप इसको सीखिए, पहले आप इस बेसिक को सीखिए। ये बेसिक जब आपको कवर होगा ना,
उसके बाद आप आप आपका परसेंटेज सेंटर खत्म हो जाएगा। एक बार आपको ये क्लास देखने की जरूरत है, एक बार मेरे साथ सवालों की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, दूसरी बार ना तो आपको किसी कोर्स की जरूरत है, और दूसरी बार ना आपको मतलब टीचर्स के पीछे भागने की जरूरत है। आपको किसी क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं, आपको टीचर्स की बार बार हेल्प की जरूरत नहीं है। आप इस क्लास को एक बार सीरियसली लेना। अगली क्लास में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए। कंपैरिजन करना पूरे परसेंटेज का दूसरे एजुकेटर से, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, टेक केयर।